Hi everyone, I'm Saranya, founder of the Bombay Poetry Crawl, and today I am beyond excited because I get to share with you my conversation with Lok Shahir Sambhaji Bhagat Dada. Sambhaji Bhagat Dada is a renowned he needs no introduction, but he's a folk singer, poet, playwright, Dalit activist, a people's singer, widely regarded as a modern day Shahir, a Lok Shahir. He is known for reviving and popularizing the tradition of Ambedkari Jalsa. In this interview, he talks about his incredibly inspiring life journey from his village to Bombay, how he got into theater and music and poetry, how he was inspired by the Dalit Panthers movement, by the likes of Vilas Ghogre, J.V. Pawar, movement of cultural politics that he has really spearheaded, and it's just an incredible chance to talk to him. Please listen to him. He's also the kindest, funniest, most human souls I've ever met, and I'm just so honored that he took the time out to have me home and speak to me and then cook me a very special meal right after, a full thali. So this is my just super special interview with Sambhaji Bhagat Dada. Please enjoy. Namaskar, Sambhaji Dada. Thank you so much. Thank you नमस्ते। so much for calling me home so kindly. आप यहाँ थाने में रहते हैं, तो मुझे आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपके बारे में बताइए, आपका बर्थ, चाइल्डहुड के बारे में बताइए। मतलब मेरा जन्म एक भूमिहीन अनटचेबल फैमिली में हुआ और मेरे माताजी पिताजी दोनों मजदूरी थे और उसके बाद में वो तो देहात है। अनटचेबिलिटी जब मेरा जन्म हुआ तो वो 70s का 60s का पूरा माहौल में मैं 60s में मैं बच्चा था। तो अनटचेबिलिटी वाज मतलब क्रूड अनटचेबिलिटी वाज देयर एट दैट टाइम एंड सारी जाति जो अनटचेबल से उनको तो वो एक इतिहास है। तो मैंने अनटचेबिलिटी जैसे एक घिनौनी चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मालूम ही नहीं था, क्योंकि बचपन में तो माँ बाप भी अनटचेबल जैसे रहते, तो हमको लगा कि ये ऐसा ही जिंदगी होता है। तो एक वो बचपन का मेरा एक दौर रहा, अनटचेबिलिटी का एक्सपीरियंस करते हुए मैं बड़ा हुआ। और मैं ये सब चीज़ का था, तभी मैं म्यूज़िक भी सुन रहा था। और ये जो नोमैड्स जो है, बाहर से आने वाले जो नाटक करने वाले, नाटक नहीं लेकिन नोमैडिक म्यूज़िक और नोमैडिक उनका जो आर्ट है, वो मैं बचपन में उतना ही एंटरटेनमेंट था वो टाइम में। मतलब ऐसा दूसरा कुछ ही नहीं था। सिनेमा हिसाब के बाहर है। रेडियो एक था गांव में, तो रेडियो सुनना तो मुश्किल है तो वो एक ही जरिया था। और हमारे गांव में सब अनटचेबल जो जातियां हैं, इनमें एक संगीत की परंपरा भी है वो फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि वही तो सब पूरे मतलब धारा जो है फोक की, वो लोग डेवलप किए हैं, अनटचेबल्स एंड वीमेन बेसिकली। तो वो उनका भी एक म्यूजिक सुन रहा था। बाद में मैं पंचगनी में मेरा हाई स्कूल का ये हो गया पूरा एजुकेशन, और मैं मजदूर था, मैं होटल में काम करता था। और अकेला मैं नहीं, सारे अनटचेबल बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये कोई मतलब मेरा एक ही इंसान का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे अनटचेबल्स का यही प्रॉब्लम था। तो काम करना और पढ़ना। बम्बई में आया तो हम फुटपाथ पे आए, 12वीं तक पंचगानी में किया। उसके बाद में आई केम टू बॉम्बे अलोन। मेरा एक दोस्त था सुनील करके, तो his sister used to stay in Thana somewhere. So first time he brought me to Bombay, और वो बोला कि इधर बम्बई में पढ़ सकते हैं, और मुझे पढ़ना था। तो फिर सुनील के पास से वापस मैं गया, और फिर मैं अकेला ही मेरे गांव का एक
मस्जिद बंदर के उधर एक वड़ा पाव का गाड़ी था। Hmm. तो आई आस्क्ड हिम कि मैं बम्बई आना चाहता हूँ, मैं वड़ा पाव की गाड़ी के ऊपर काम करूँगा। Hmm. तो ही टोल्ड कि ओके चल पापा, भैया चल, कोई प्रॉब्लम नहीं बोला। वो लेके आया मुझे और फिर मेरा शुरू हो गया फुटपाथ पे Hmm. वड़ा पाव की गाड़ी के साथ। मैं उधर काम, बॉम्बे में किधर था? थाने? ये नहीं, ये मस्जिद बंदर। मस्जिद बंदर, अच्छा अच्छा। तो मस्जिद बंदर में पहला बहुत मजदूर था, हम्म माथाड़ी। हम्म तो उनका तो वही है ना, उधर तो वड़ा पाव का गाड़ी बहुत अच्छा चलता था। हम्म और फिर मेरा 12वीं का रिजल्ट के बाद में मेरे मालिक ने बोला कि यार यू आर सच ए इंटेलिजेंट पर्सन, you got such a good mark, so better you go, I will take you to your caste college. So Ambedkar College was very famous college at that period, and he brought me to Ambedkar College, and he tried to, he tried a lot for my admission in college and in hostel, and everything was changed after that thing. Siddharth Vihar Hostel is a center of Dalit movement, yes and Dalit Panther movement was there. It was started there only. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह था और मेरे जिंदगी को मतलब बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं। तो आई केम देयर एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट ईयर स्टडीज। और वहाँ का वातावरण जो था वो बहुत एट दैट पीरियड बहुत रिवोल्यूशनरी वातावरण था। सारे लोग उधर तो इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, वो एक कंसंट्रेशन था पूरे लोग। और वो एक मेरे लिए तो एक बहुत अलग ही जगह था। मतलब मैंने आई हैव नेवर सीन सच अमाउंट ऑफ बुक्स। मैंने उतने पुस्तक कभी देखे नहीं थे। हर एक रूम में बहुत पुस्तक है। हर एक रूम में जो इंसान है वो इंटेलेक्चुअली है। वो दुनिया अभी 2 साल में बदलने वाला है, इस तरह से सोच रहे थे। क्योंकि वो 60s का जो असर था पूरे वर्ल्ड में, 60s में जो चेंजेस हो गए उसका असर इंडिया में भी रहा। तो ये पैंथर मूवमेंट था, नक्सल मूवमेंट था, नवनिर्माण मूवमेंट था, स्टूडेंट्स मूवमेंट बहुत बड़े बड़े हो गए थे 70s में। तो यूसी वो सब बहुत हो गया था, तो उसका असर बहुत था। और दलित पैंथर टूट गया था, लेकिन 79 में टूट गया था। टूट रहा था, तो टूट गया था, लेकिन उसका जो असर रहता ना। सो देन आई वाज एक्चुअली सर्चिंग कि ये मतलब मैं पहले तो ये बहुत अजीब लगा मुझे कि ये देश को बदलने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या बुरा है देश में। तब तक तो ये अपना नसीब है और हमको वही जीना है, जिधर जाएगा उधर काम करना है और जीना है। और मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि दुनिया बदल सकती है और ये दुनिया को बदलने के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे वो बहुत नया था मेरे लिए। मैंने फिर देखा कि काफी लोग चर्चा चल रही है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। तो उससे मैं इंस्पायर होके अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया। और तभी एक मुझे हौसला भी आया कि मतलब मराठी में पढ़ रहा था, इंग्लिश मुझे आता ही नहीं था और मैं फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट में फेल हुआ और साइड बाय साइड ये सब। तो फर्स्ट ईयर के बाद में मुझे बहुत शॉक लगा कि मेरा क्या गलती है। अभी मैं हॉस्टल से निकाला जाऊंगा और सब मेरा पूरा वाट लगेगा। तो एक जैसा एक शॉक जैसा मेरी जिंदगी में, क्योंकि इधर से निकल गया तो मतलब खत्म ही, काम फुटपाथ ही है। तो ये तभी बहुत मतलब अच्छा हुआ कि 80-80 था। फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, थर्ड ईयर में जा सकते हैं और सब एग्जाम देते रह सकते हैं। तो मेरा एडमिशन बच गया। हाँ, तो मैं तभी वो टाइम में मैं सिर्फ बाबा साहब को नहीं पढ़ रहा था, मेरा एक ऐसा भी चल रहा था कि
अलग अलग लोग ये देश को बदलने की बात कर रहे हैं, तो सबको सुनना चाहिए सब। और वही दौर उस वही टाइम में क्या हो गया, तो मैं या नौकरी भी ढूंढ रहा था, पार्ट टाइम छोटे मोटे काम कर रहा था, तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया। तभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, कोर्ट है ना उसके पिछले साइड में। तो वाइल कमिंग बैक फ्रॉम दैट प्लेस, मैंने रास्ते पे एक बहुत ही अपर क्लास लोग, अपर क्लास अपर कास्ट रहेंगे, वो लोग एक स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे। और वो लोग बोल रहे थे कि ये लोकशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सारे पार्टियां हमको उल्लू बना रहे हैं। और वो इतना मुझे अच्छा लगा कि जो मेरे दिल की बात थी। ये कब की बात होगी? ये 82, तो जब टेक्सटाइल मिल्स का मोर्चा हो रहा था। 81 सितंबर, सितंबर 81। और उसके पहले एक चीज क्या हुआ था कि जब भी मैं ये दलित पैंथर का वगैरह सब देख रहा था, तभी मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए, वही तो बदल सकती है। दैट टाइम मैंने वो इंदिरा गांधी 80 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी वापस, और मैंने उसको लेटर लिखा कि किस तरह से हमारा देश का परिस्थिति बदला जा सकता है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में इतना मैं शाना बन गया कि मैं उसको लेटर लिखा। वो आंसर विंसर कुछ नहीं आया, बट वो एक किया था। तो मुझे मेरे दिल में था कि मैं धारावी में भी आना जाना मेरा था, क्योंकि मेरे सब लोग उधर ही रहते थे और हॉस्टल में। तो इतनी स्लम, इतनी गरीबी और इतना अनटचेबिलिटी और इतनी तकलीफ औरतों को, ये सब मुझे मालूम पड़ गया कि ये सोसाइटी इस तरह से खड़ी है जिसकी वजह से ये सारे लोग दबे हुए हैं। तो फिर मैं वो नाटक देखा तो उसमें एकदम रियल स्थिति, किसान, कास्ट, औरतें और ये पार्टियां उनके साथ में जो खिलवाड़ कर रही है। और वो नाटक चालू था, तभी पुलिस का गाड़ी आया, और एक पुलिस का गाड़ी और सब बच्चे लोगों को पकड़ के गाड़ी में डाला। तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये अच्छा लोग है यार, और पुलिस ऐसा लेके जा रहा है। और मैं उनको ढूंढते, मतलब पोएट्री तो मैं बहुत लिखता था तभी, तो मैं उनको ढूंढ रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं एक कॉपर चिमनी करके है ना, हाँ। एक कॉपर चिमनी का मैं कैश अकाउंट लिखता था, अकाउंट लिखने का काम मिला था पार्ट टाइम। तो हमारा वो एक मेहता करके सीए था, तो उसका काम करता था मैं। तो मैं काम पे जा रहा था, तभी कुछ स्टूडेंट लोग पत्रक बांट रहे हैं, और वो मराठी में था। और मैंने उनको देखा, तो मैं बोला कि ये पत्रक क्यों बांट रहे हैं आप? तो बोले स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने कुछ कानून लाया है जो ऐसा है, फी ये है। ये मेरा तो शेड्यूल कास्ट होने के बाद मेरा फी का कुछ नहीं था। मैं बोला ये कौन है? तो मैंने पूछा, तो मैंने देखा वो, मैं बोला ये पथ नाटक करने वाले लोग जो है वो तुम लोग है क्या? तो बोले हाँ, हमारे बच्चे लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, वो उसने बताया। तो मैं बोला आई वांट टू ज्वाइन दिस थिंग। तो बोले कि, और इंस्टेंटली क्या हो गया कि वो तो सब अपर क्लास लोग है। तो मैंने उनको पूछा कि किसको मिलेंगे हम, आज शाम को आ जाओ। बोले हमारा ऑफिस है दादर में, आप यू कम एंड मीट। तो बोले किसको, कौन है आपके साथ में? तो वो लोग होशियार है, वहाँ मैं महाराष्ट्रियन है, तो देख के उसने एक मराठी नाम बोला, भगवान निड़े। बाद में बहुत बड़ा पत्रकार हुआ। तो मैं बोला भगवान का तो मैं फैन है, वो पोएट है, बड़ा पोएट, मतलब वो टाइम में यंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला कि मैं तो इसको मिलना चाहता हूँ। देन आई वेंट एंड मीट हिम। तो उसने बताया कि ये पूरा सिस्टम को चेंज करने की लड़ाई है, और ये हम लोग कल्चरल काम करते हैं,
और कुछ लोग जो है वो एजिटेशन का काम करते हैं। तो मैं बोला कि आई वांट टू जॉइन दिस थिंग। यस। और फिर सनोवर केशवार जो अभी बहुत बड़ी वकील है, ये सब लोग जो है, सनोवर है, संजय है, सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, अभी अभी रिसेंटली वो उनका देहांत हुआ कैंसर से। सनोवर इज स्टिल देयर, और गुरबीर सिंह इज Yes. BUJ में काम कर रहे थे, अभी प्रेस क्लब के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है मैंने देखा इनको, मुझे एक चीज बहुत उनका अच्छा लगा। मैं बोला यार ये लोग तो बहुत अमीर हैं। मैं इंक्वायरी किया तो संजय का तो नेपेंसी रोड पे प्रभात करके खुद का बंगला था। वाह। उसका बाप, मेरे पिताजी उसके सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर थे। And mother was such a great woman. तो मैं देखा सनोवर का तो मरीन लाइन्स पे वो रहते हैं, कुछ लोग कुलाबा में रहते हैं। तो मैं बोला कि ये गुरबीर नीलकर्णी का पिताजी तो BPT का डायरेक्टर था, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का, मतलब बहुत बड़े लोग हैं। हाँ। मुझे लगा कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। एक तो मुझे लगा कि ये लोग बहुत प्रामाणिक है और देश को सही मायने में बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बंगले छोड़ के झोपड़पट्टी में आके रहते थे। हाँ, वो उनकी ईमानदारी जो है उसका डाउट मेरे को कभी नहीं लगा। ईमानदार, बहुत प्रामाणिक, गोल्ड मेडलिस्ट थे, यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो गोल्ड मेडल जला के निकल गए। रियली? सनोवर का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ था। वो नहीं बोली मैं आदिवासी में गरीबों के लिए काम करूंगी। तो ये जो सैक्रिफाइस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी उनका विचार क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं इंक्वायरी किया कि लोग कौन है। वो जेल में भी जाते हैं और रास्ते पे और डरते नहीं, पुलिस को डरते नहीं, क्योंकि उनका क्लास का कॉन्फिडेंस है ना। प्रिविलेज प्रोटेक्ट्स यू। तो उनका तो वो पुलिस क्या है, पुलिस क्या ऐसा डायरेक्ट जाके पुलिस मेरा अंकल तो IPS ऑफिसर होंगे। तो वो डायरेक्ट जाके भिड़ते थे। मैं तो पुलिस को बहुत डरता था। मैं बोला यार इतना डेयरिंग कैसा है, और पुलिस लोग भी डरते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता है। ऐसा इंग्लिश बोलते। मैं बोला यार ये बहुत अच्छा है। मैं कल्चरल मूवमेंट में उनके साथ में आवाज नाट्य मंच में काम करना शुरू किया। तो ये मेरा पूरा एक जर्नी रहा मूवमेंट को जोड़ने का। और मेरा दूसरा साइड में दलित पैंथर में भी बाबा साहब का नाम यूनिवर्सिटी को देने के लिए उसको मूवमेंट में, मतलब साइड बाय साइड मेरा 2 मूवमेंट में काम चालू था। एक तो स्टडी कर रहा था, इंग्लिश सीखा मैं। 6 महीना पूरा इंग्लिश सीखा। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंग्लिश अभी पेपर लिख सकता हूँ। पेपर लिखा तो मेरा तो सब पेपर क्लियर हो गया। आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में था? मेरा कॉमर्स का ही है। कॉमर्स। तो इसलिए आप अकाउंट्स कर रहे थे। तो वो किया तो वो पास होते गया मैं। और ये लोग इंटेलिजेंट है ना, ये लोगों को पास कैसा होने का वो भी ट्रेनिंग दिया मेरे को। अच्छा, तो वो एक 33 डेज का एक फॉर्मूला था उनका। बोले संभाजी कुछ नहीं करना है, तुमको इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश एक्टिंग पढ़ाया मुझे। गाना तो मुझे आता था, लिखने के लिए उन्होंने मुझे आइडिया दिया, और साइड बाय साइड मुझे दलित पैंथर से भी आइडिया। तो 2 बाजू से मेरा ट्रेनिंग था, एक तो अम्बेडकराइट मूवमेंट और एक लेफ्ट मूवमेंट। दोनों मूवमेंट में एट अ टाइम मेरा ट्रेनिंग हुआ। तो मेरे लिए 2 एक्सपीरियंस है। एक तो दलित पैंथर को मैं उधर ही रहता था। रामदास अठौले में, नामदेव रसाल, राजा ढाले, अर्जुन डांगले, ये लोगों को देखता था मैं ऐसा रोज का। और मतलब और पुराने जो लोग थे, मतलब बाबा साहब के टाइम में जो थे, वो MB चिटनिस और ये सब काम, अनंत कानेकर, इन लोगों को मैंने देखा है और बहुत अच्छे लोग थे। जो बाबा साहब का ट्रेनिंग से आए लोग, वो MB चिटनिस तो बाइकास्ट ब्राह्मण था, बट इतना डाउन टू अर्थ और इतना प्यारा इंसान, मतलब ऐसा मैं, मतलब और उनका कैसा था कि
जो बाबा साहब की लिगेसी थी, वो डायरेक्ट लिगेसी, वो ह्यूमन टच उनको था। कभी भी कोई बच्चे को देखते हैं, कंधे पे हाथ रखेंगे, खाना खाया क्या पूछते थे। तो अभी बच्चे तो भी भूखे रहते थे, तुरंत लेके जाएंगे या बोलेंगे पियून को, बोलेंगे इसको कैंटीन में इसको पहला खाना खिलाओ। वो लोग तो अलग लीग में होंगे। बहुत अलग थे वो, कैंटीन में लेके। मेरा भी वैसा ही हुआ ना, मेरा तो एक ही दिन में रहने का, खाने का, सब एक ही दिन में। और उधर एमबी चिटनीस थे तभी, और बहुत ईमानदार आदमी, बहुत प्यारा आदमी। तो वो लोग बोले कि कभी भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे भूखे सोते थे। उसके बाद में मैंने हॉस्टल में, मेरा रूम लंगर रूम था, उनसे ही इस पे प्रेरणा लेके जब मैं बड़ा बन गया तो उधर ही रहता था। बड़ा बन गया मतलब मैं ग्रेजुएशन हुआ, मैं गाने लगा बाहर, तो मेरा रूम लंगर रूम था। क्योंकि हाँ, मैं गाँव जाता था, कार्यक्रम करता था, उधर से अनाज लेके आता था, और वो रात को 10 बजे एक आवाज देते थे हम लोग, अरे कोई भूखा सोया है क्या? इधर आओ। तो हाँ, तो खाना बनाया होता था, खाना खाओ, बर्तन में साफ करो, रखो, बस दैट्स ऑल। तो ये उधर का मेरा ये था। और इधर में एक बहुत ही अलग अपर क्लास, अपर कास्ट के लोगों के साथ में भी जी रहा था। तो डिफरेंट यूनिवर्स, तो मैं वो दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा था। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ मेरी जिंदगी में। अपर क्लास, अपर कास्ट का ईमानदारी मैंने देखा, और उनका जो ऑफकोर्स जो कॉन्शियसनेस जो होता है, वो जिधर जन्म लेता है उधर कहीं आएगा ना। वो मतलब जो उनका जो सबकॉन्शियस है वो वैसे रहता है। Correct. तो उनको एक कास्ट का सवाल नहीं समझ रहा था, वो क्लास का सवाल समझ गए थे। कास्ट का तो मैं बहुत उनके साथ में चर्चा किया। मैं दलित पैंथर में इधर क्या समझ में नहीं रहा था कि इंपीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म, ये इनको नहीं समझ में आता। और मेरे को एट अ टाइम दो समझ में आ रहा था। फ्यूडलिज्म की वजह से हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो मालूम पड़ रहा था। कैपिटलिज्म जो दुनिया में चल रहा है उसका तो मेरा ट्रेनिंग दोनों से ट्रेनिंग हुआ मेरा। तो सर आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, बिकॉज़ आई हैव रेड कि द प्रॉब्लम विद द लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया इज उन लोगों ने कास्ट का प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया। तो आपका पर्सपेक्टिव तो बहुत इसके लिए तो जो मैं गाना लिखना शुरू किया, तो मेरा गाना ऐसा नहीं एक क्लास का या कास्ट का, वो जो अंडरस्टैंडिंग मेरा था कि भाई इधर शोषण कैसा होता है, वो प्रोसेस मुझे मालूम था, तो वो गाने में आ गया। इसकी वजह से गाने बहुत फेमस हो गए। तो ये मेरा पूरा ट्रेनिंग ये दो मूवमेंट ने किया है। और जो टेक्निकल स्किल्स है, मतलब जो एक्टिंग है या बाकी का समझदारी जो है दुनिया का, वो मेरा सनोबर जो है, सनोबर ने मेरे को एक्टिंग पढ़ाया। सनोबर ने मुझे बहुत सारी, और वो मेरे एक ही एज के थे, लेकिन मुझे बहुत बड़ी लगती थी वो। मतलब और बहुत मुझे जिंदगी भर अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया उसका अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया, उसको समझ में नहीं आता। तो अभी मुझे फोन करते, संभा ये चीज के ऊपर क्या स्टैंड करना है, ये कैसा समझना है। अच्छा, मतलब मेरे जिंदगी में जो लोगों ने मुझे पढ़ाया वो अभी मुझे फोन करके पूछते कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा, रोल्स आर रिवर्स्ड, ऐसा हो गया है। तो ये और अम्बेडकर मूवमेंट में तो सारे लोग अभी अलग अलग जगह पे गए। तो दोनों मूवमेंट एक साथ में डाउन हो गया ग्लोबलाइजेशन के बाद में। उसके कारण मीमांसा और बाकी सब चीजों के बारे में थोड़ा अलग तरीके से हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो आपने कहा था आपने इतना कुछ देखा है बॉम्बे में, फ्रॉम द दलित पैंथर्स मूवमेंट आपने देखा है, लेफ्ट मूवमेंट, इमरजेंसी भी आपने देखा है यहाँ पे, ग्रेट टेक्सटाइल मिल का स्ट्राइक, दत्ता सामंत, नारायण सुर्वे, उसमें थे हम लोग। हाँ, आप मोर्चे में थे। और आपने कहा कि 91 में लिबरलाइजेशन के बाद
काफी सारा बदल गया। और उसके डायरेक्ट बाद 92-93 में कम्युनल राइट्स जो थे, आई थिंक उसके बाद बॉम्बे हमेशा के लिए बदला। तो ये जो 20th सेंचुरी का खास बात क्या है सर, कि अन्ना भाव साठे थे, आप थे, शाहिर अमर शेख, विलास घोगरे, इतने सारे ग्रास रूट्स मूवमेंट्स थे, और इसमें और इसके थ्रू आप गाने के थ्रू लोगों तक पहुंच जाते थे आपके आइडियोलॉजीज। तो क्या खास बात था 20th सेंचुरी के बारे में, और ये जो फॉर्म है फोक ट्रेडिशन का फॉर्म जो है? देखिए, ये जो फोक ट्रेडिशन का फॉर्म जो है हमारे इंडिया में 5,000 साल से और उसके भी पहले से पूरा हमारा जो वर्किंग मतलब जो किसान है या जो दलित्स है या औरतें हैं या नोमैड्स है, ये जो पूरे जो डाउन ट्रोडन जो बाइकॉटेड मास है, इनका 5,000 साल से ओरल ट्रेडिशन रहा है। आपने कहा कि आपके गांव में भी आपके हाँ सब गाते थे। तो ओरल ट्रेडिशन रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन बैन था। एजुकेशन बैन होने के बारे में बाद में उनको तो लिखने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। औरतें लिख नहीं सकती थी, बहुत गिने चुने आफ्टर समझो 20th सेंचुरी में कुछ हुआ एजुकेशन का, उसमें कुछ औरतें लिखना सीख गई, फिर दलित भी। लेकिन उसके पहले तो 5,000 साल में कोई एजुकेशन नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो नहीं है। तो ज्ञान की निर्मित जिधर हो रही थी, वो ज्ञान को देने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो वो कभी कभी फोक से ही आया है। और ये महाराष्ट्र का जो फोक है, जो शायरी परंपरा है, इसका पूरा उसका जो ओरिजिन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक कोई बताता नहीं है। लेकिन ये जो मातृदेवताएं थी, जो मेट्रिकल सिस्टम था, उसमें से जो मातृदेवताएं बनी, उसकी जो भक्ति करने की जो गाने थे, वो गानों से हमारा पूरा ट्रेडिशन आया है ऊपर। तो ये मैट्रियार्कल है। हाँ, मैट्रियार्कल है। वो कभी आया नहीं, क्योंकि फोक के बारे में लोगों ने लिखा भी तो ऐसा लिखा है कि मतलब वो मैट्रियार्कल सिस्टम को समझ में नहीं आया उनके। तो मैट्रियार्कल सिस्टम जो था वो ओरिजिन है इंडियन फोक म्यूजिक का। मैं साउथ का तो बोलूंगा, नॉर्थ का भी वैसा ही है, लेकिन अभी वो सब में नहीं जाऊंगा, पर लेकिन महाराष्ट्र का तो पूरा वैसा ही है। तो ये शिवाजी महाराज के टाइम तक शायरी ऐसा मतलब डायरेक्ट शायरी ऐसा, वो शिवाजी महाराज जब अफजल खान को प्रतापगढ़ में किल करते हैं और उनको मारते हैं, उसके बाद में वो जो मैसेज है, वो मैसेज एक पोवाड़ा के फॉर्म में जिजाऊ माँ को सुनाया। और एक रेफरेंस मिलता है कि वो जो सोने का एक कड़ा वो उनको दिया है, उसका नाम है अगिनदास, वो पहला शायर है। लवली। हाँ, तो द गोल्ड बैंगल। हाँ, तो वो शिवाजी महाराज के टाइम से फिर तब से वो शिव शायरी जो है, तो शायरी की परंपरा उधर से मिलती है। उसके पहले 13वीं सदी में कुछ लोगों के नाम मिलते हैं, लेकिन वो गांव के चौराहे पे और गांव के कुछ प्रॉब्लम से आज जो जिंदगी है उसके बारे में गाने वाले लोग थे, लेकिन उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है। तो ये सारी परंपराएं मातृदेवता के भक्तगण के भक्ति गीत से उभर कर आई है। तो पहले जो फोक का ओरिजिन है विमेन है, वो पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए। बाद में वो जब पेट्राइकल सिस्टम आई, फ्यूडलिज्म आया, फिर वो मर्दों के हाथ में आ गई, लेकिन इसकी पहला ओरिजिन जो है वो मातृदेवता है। तो ये एक ध्यान में रखना चाहिए। फिर शिवाजी के बाद में बहुत फ्लरिश हुई, ये फॉर्म है बहुत फ्लरिश हुआ। बाद में पेशवा आ गए, वो दरबार में लेके गए, और दरबार में फिर औरतों का सौंदर्य और वो सब जो मतलब
इंटरटेनमेंट हाँ। और वो राजा लोगों का पैर पड़ना, हाँ। क्या बोलते हैं उसको, वो सब। हाँ, तो उसमें गया। हाँ, तो लाइक उसको दरबारी बोलते हैं। दरबारी गीत। उसके बाद में वी कैन सी महात्मा ज्योतिराव फुले ने इसको रिवोल्यूशनाइज किया। ओके। और ये सत्यशोधक की जलसे ये शुरू हो गए। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इस देश में पानी के लिए सत्याग्रह शुरू किया, वो टाइम में वापस ये सत्यशोधक की जलसा से इंस्पिरेशन तो था ही, हाँ। लेकिन सब दलित लोग तो गायक ही थे। हाँ। और महार बटालियन के जो रिटायर्ड लोग हैं, महार बटालियन, ये दोनों ने मिलके ये अम्बेडकराइट जलसा शुरू किया। ओह लवली। तो ये जो परंपरा है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक तो अम्बेडकराइट परंपरा है, दूसरी लेफ्ट की परंपरा है, तीसरी सोशलिस्ट लोगों की परंपरा है, चौथी इस देश की स्वाधीनता के लिए जो लड़ाई चल रही थी, ये कांग्रेस और ये गांधी और इनकी एक परंपरा है, और एक आरएसएस की परंपरा है। तो ये 1920 से लेके 30 तक ये चार परंपराएं खड़ी रही। पहले तो गांधी 1920 में तो भारत के स्वाधीनता के जो मूवमेंट है उसके नेता बन गए, और उससे बहुत सारे इंस्पायर होके जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लड़ने लगे ब्रिटिशों के खिलाफ में। 1924 में सीपीआई का फॉर्मेशन होता है, और उससे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होके गायक बने हैं। आरएसएस 25 में वो लोगों ने ये सब फोक में नहीं आए, वो लोगों ने डायरेक्ट सिनेमा कैप्चर किया। अच्छा। और उससे डिस्टॉर्शन किया हिस्ट्री का। सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन जो है वो लोगों ने किया। तो सिनेमा को अगर कैप्चर करना है तो पैसे होने हैं ना, तो उनके पास में तो बहुत सारा, वो तो सेठ जी भट्ट जी है, वो ब्राह्मण्स है। एग्जैक्टली, ब्राह्मण्स है, उनके हाथ में पूरा कल्चरल हेजीमनी है, इंडस्ट्री है उनके हाथ में है, हेजीमनी पूरा कल्चरल हेजीमनी वाज बिलोंग्स टू दिस पीपल। तो वो लोग ये सब नीचे जाने का कुछ नहीं किया, और डायरेक्ट रेडियो 27 में, और उसके बाद में डायरेक्ट सिनेमा, और वो कोल्हापुर को सेंटर बना के पूरे संत परंपरा, शिवाजी, संभाजी, जो भी डिस्टॉर्शन करना है उस वैसे बना है वो लोग सिनेमा। और वो सिनेमा तो डायरेक्टली reached all the people. सब के लिए। तो ये लोग तो नीचे अपना तो अम्बेडकरी जलसा, लाल बाउटा कला पथक, ये सोशलिस्टों का कला पथक, ये सब लड़ रहे थे। अम्बेडकराइट, ये सब लोगों ने बहुत बड़ा नीचे जाके बहुत काम किया। और बड़ा ये दिखता है कि बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया, ये जो पानी का सत्याग्रह किया, उनमें बहुत बड़ी भूमिका जलसाकार जो गायक है उनकी है। तो बाबा साहब खुद बोलते हैं कि ये मेरे जलसा करने वाले लोग हैं, ये मेरा 10 भाषण और इनका एक गाना इक्वलेंट है। अभी इतना जो बड़े महामानव है वो जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनको उसका पावर जो है, म्यूजिक का पावर है, वो सब मालूम पड़ा है। लाल बाउटा कला पथक तैयार हो गया, अन्नाभाऊ साठे, अमर शेख, गवाणकर, ये सारे लोगों ने भी मजदूर और किसान के लिए बहुत काम किया। और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान इनका है। अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे, और अम्बेडकराइट पोएट भी है, शायर भी है उनमें। तो ये सारे लोगों ने महाराष्ट्र को एक दिशा दी और महाराष्ट्र बनाया। उसके बाद में दलित पैंथर का मूवमेंट और लेफ्ट का मूवमेंट इस 60s 70s में बहुत अच्छा रहा, 80s तक अच्छा रहा, 80 90 तक। 90 को ये धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट खत्म हो गया, वैसे वो कल्चरल मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो ये पूरी लोक शायरी की परंपरा 2-2.5 हजार साल से अभी तक ऐसे ही चल रही है। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसका। And so today is this known on an international platform कि लोक शायरी क्या है, क्या लोगों को मालूम है? देखिए, जो लोग भारत के बाहर गए हैं
तो पहले कौन गए, तो अपर क्लास अपर क्लास में वो लोगों ने एक जिसको क्या बोलते हैं, एक प्रतिमा भारत की बनाई। और भारत की प्रतिमा क्या है, तो म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटक हिंदुस्तान और धर्म, और इसके बारे में जैसे कि अभी आप मैं तो गया था, उसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के जो कॉमन लोग हैं उनके दिमाग में इंडिया बोलेगा तो एक पेड़ के, हर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है और भगवान से बात कर रहा है। मतलब इंडिया में खेती नहीं होती है, इंडिया में चप्पल नहीं बनाई जाती है, कपड़ा नहीं बनाया जाता है, इंडिया में शादियां नहीं होती है, मेले नहीं होते हैं, बस अध्यात्म। और हम देखते हैं कि क्या आध्यात्मिक लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बनाया। दूसरा चीज जो फोक है उसकी नरेटिव्स क्या बनाया है, वो नरेटिव्स क्या है कि भांगड़ा और गरबा, तो बाकी कुछ भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि भारत के लोग और खास करके ब्राह्मणिकल लोग किधर भी जाएंगे तो अपना कास्ट भूल के नहीं जाते हैं, वो अपना कास्ट लेके जाते हैं साथ में। ये बाबा साहब ने बोला था कि जैसे जैसे ब्राह्मणिकल, आई एम नॉट टॉकिंग ब्राह्मण्स, ब्राह्मणिकल, तो ब्राह्मणिकल मास जो भी देश में जाएगा उधर कास्टिज्म शुरू करेंगे, कास्ट शुरू हो जाएगा, जो हम आज देख रहे हैं, वो जो हम लोग देख रहे हैं। तो वो अपना कल्चर भी लेके जाते हैं, तो गाने भी लेके जाते हैं, तो अपना खाना पीना रहना सोना ये सारे चीजें वो लेके जाते हैं। तो ये अम्बेडकर एक प्रोटेस्ट म्यूजिक के बारे में कौन बात करेगा उधर। तो अभी गए साल मतलब 2025 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने मेरे म्यूजिक के बारे में किधर पढ़ा और उन्होंने मुझे बोला कि विल यू कम टू मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो मुझे तो मिशिगन नाम सुना था, मैं बोला, लेकिन मैं बोला ये किधर, तो बोले वो अमेरिका में है भाई। तो मैं बोला अमेरिका में आने का बोलेगा तो कैसा क्या है, मतलब वो मुझे नहीं मालूम है। बोले देखो भाई अभी हम तो आपको बुला सकते हैं लेकिन वीजा आपको करना पड़ेगा। मैं बोला ये वीजा का चक्कर बोलेगा तो बहुत बड़ा, अमेरिका का वीजा तो मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो बोले अप्लाई करो और वेट फॉर इट। तो मैंने किया अप्लाई, मेरा 19,000 रुपया या 20,000 रुपया, बहुत महंगा है, हो गया। तो वो प्रोफेसर बोला कि देखो मिला तो मिला, नहीं तो 20,000 पानी में। तो मैं बोला ठीक है भाई करते हैं, अभी आप बोल रहे तो मैंने किया। लेकिन वो प्रोफेसर बहुत अच्छा आदमी था, जॉयजीत करके। तो उसने बहुत प्रेशर बिल्डअप किया, मतलब उधर का मिशिगन यूनिवर्सिटी के वीसी का लेटर, उधर के सेनेटर का लेटर, ये सब इंडिया के एम्बेसी को भेजा। और संभाजी भगत इज वीवीआईपी, और वी नीड हिम इन मिशिगन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। तो अभी पहला तो मुझे बोला कि ये नहीं होने वाला है, तो मैं बोला कि 20,000 पाने में, तो मैं तो भूल भी गया। बाद में दिल्ली से मेरे को फोन आया, और दिल्ली से कोई एक शर्मा करके औरत थी, वो मुझे बहुत प्रश्न पूछा। अच्छा। तो पहला तो मुझे बोला मैं एम्बेसी से बोल रही हूँ। तो मैं बोला क्या है, बोला तुम कौन है। तो मैं बोला मैं तो रास्ते पे गाता है। अरे बोले इधर वीवीआईपी करके आया है, तुम है कौन। तो मैं बोला संविधान का गीत गाता हूँ, अम्बेडकर राइट है। बोले आप अम्बेडकर राइट है। तो मैं तो सच बोलेगा ना। लेकिन मालूम पड़ा मुझे, विद इन मिनट में बोला, अरे अपना अम्बेडकर राइट बोला, अभी अपना हो गया कार्यक्रम। लेकिन वो औरत ने मुझे बहुत पूछा, बच्चे कितने हैं, क्या कितने हैं, किधर रहता है, इनकम कितना है, किधर से आता है, वो सब पूछा। मैं सब सही से बोला, मैं झूठ कुछ भी नहीं झूठ बोला। मैं बोला देखो मेरा अमेरिका में बोला है मिशिगन यूनिवर्सिटी में। अरे बोले मिशिगन यूनिवर्सिटी में बोला है लेकिन सेनेटर का लेटर आया। अरे वाह।
और कोलंबिया का वीसी का भी लेटर है, तो तुम है कौन? और मैं बोला मैं कौन नहीं है। भाई तो संविधान का गीत गाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोले तुमको सब चेक करो। तो मैं बोला आप चेक करो, मैं अभी क्या करूँ। फिर बाद में ये मेरा इंटरव्यू बोलेगा तो क्वेश्चनिंग वो 15-20 मिनट चला। बाप रे। तो मैं बोला तुम ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे, सब किधर का है, क्या है, माँ बाप क्या करते हैं, ये क्या करते। नहीं बोले ये वीजा देते के समय हम लोगों को ये करना ही पड़ता है। हाँ। अंत में वो बोली तुम कल इधर जाओ, बीकेसी में जाओ, अमेरिकन एम्बेसी में, कल तुमको फोन आएगा तब जाओ और सब लेके जाओ सामान तुम्हारा जो भी है, पहले यूनिवर्सिटी का लेटर लेके जाओ। मैं बोला ठीक है, मिल जाता है। और मैं गया तो मैं गाड़ी से उतरा, मैं एम्बेसी में गया तो मैंने उसको वो दिखाया, मेरा नाम और ये सब एप्लीकेशन का वो सब दिखाया। वो मेरे को इतना ट्रीटमेंट एकदम वीआईपी एम्बेसी में, क्योंकि उधर से बोला होगा ना उनको कि वीवीआईपी है करके। अब मैं तो एकदम सिंपल गया था। तो मेरे को उधर से लेके गया, बोला आपका स्पेशल है, ऐसा है वैसा है। अरे वाह। तो मेरे को लाइन में कुछ नहीं। अरे वाह। लाइन तोड़ के मतलब मेरे को 2 गार्ड है मेरे को। मेरे को लेके गए और मेरे को लाइन में नहीं खड़ा किया, डायरेक्ट अंदर लेके गए। तो एक ब्लैक आदमी, मतलब कृष्णवर्णीय आदमी, तो वो मुझे प्रश्न पूछा क्या म्यूजिक करते हो, क्या है, यू आर वीवीआईपी, यू आर गोइंग टू अमेरिका, व्हाट यू आर गोइंग टू डू देयर। तो मैंने बोला मैं क्या करने वाला है। उसने बोला कि आपका वीजा हो गया है, अभी आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। तो बेस्ट लक बोला, गो एंड परफॉर्म। लेकिन वो भी एक डाउटफुल था कि ये वीवीआईपी है क्या। उनको लगता है वीवीआईपी मींस शाहरुख खान टाइप्स होंगे। वही ना, वो आर्टिस्ट है ना, बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहेगा। आप तो है बहुत बड़े आर्टिस्ट। उनको लगा कि ये तो अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट है, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट कैसा हो गया। तो उधर जो जॉयजी थे उसने मेरा बहुत बोला कि इसका बहुत बड़ा ये है, लेकिन इंडिया में नहीं बिलीव करते। मेरे को तो मेरे को मिल गया और फिर मैं गया। उधर इंटरनेशनल था, मिशिगन में इंटरनेशनल था। और मैंने उधर मेरा जो 3 चीजें मैंने प्लान की। नंबर 1, ये जो प्रोटेस्ट म्यूजिक है इंडिया का, जो खास करके औरतें, दलित, नोमैड्स, वर्कर्स, पिजेंट्री एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड फेमिनिस्ट, इन लोगों ने इंडिया का प्रोटेस्ट म्यूजिक बनाया है, लेकिन उसका किधर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैंने वो पहले उधर बोला कि भाई ये जैसे जैज है, रॉक है, ये रिकॉग्नाइज है। ये इंडिया का जो प्रोटेस्ट म्यूजिक है, एंटी कास्ट, एंटी पैट्रियार्की, मेल डोमिनेशन के खिलाफ में, नेचर के लिए लड़ने वाले गांधीयन लोग हैं, ये कम्युनिस्ट है, मजदूरों के लिए लड़ने वाले, इनका प्रोटेस्ट म्यूजिक का क्या है। तो मैंने वो पेश किया और ये प्रोटेस्ट म्यूजिक है। तो उधर से यूरोपियन यूनिवर्सिटी से लोग आए थे। वो मुझे मेरा भाषण किया, क्योंकि मैं भाषण इंग्लिश में, मैं बोला कि आई डोंट नो, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन मैं बोलेगा भी इंग्लिश तो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई नहीं है, आज समझेगा नहीं, और आपका मुझे नहीं समझता तो मेरा क्या आपको समझेगा। तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन म्यूजिक से और जो भी लैंग्वेज है मेरा, वो समझने का कोशिश करो। और वो तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो समझ गए कि ये कुछ। तो जब उसमें वो एक चीज बोला, और कल्चरल पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है वो कभी कोई उठाया नहीं आज तक। वो मैंने बताया कि कल्चरल पॉलिटिक्स ह्यूमन रेस के लिए क्यों जरूरी है आज, क्योंकि ह्यूमन रेस इज इन फिलोसॉफिकल क्राइसिस। व्हेन a human race goes into philosophical crisis, there is only one answer, that is cultural politics. और मार्क्स ने, लेनिन ने, माओ ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जितने भी फिलोसोफर हैं,
जिन्होंने राज्य क्रांति की, हाँ उन लोगों को लगा था कि, सब लोगों को नहीं लेकिन उनका एक अंडरस्टैंडिंग था, खास करके लेफ्ट का तो वही था, नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी इंडिया का वही था, हाँ पावर पहला हाथ में ले लो, पावर आएगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। मैं बोला कि ये 20वीं सदी का पूरा इतिहास देखेंगे तो उसमें ये सही नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर एक अकेले इंसान थे जो बार बार ये बोल रहे थे, लेकिन उसको कोई सुना नहीं कि कल्चरल फ्रीडम के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम कोई काम की चीज नहीं है। वी आर नॉट इकोनॉमिकली फ्री, वी आर नॉट कल्चरली एंड सोशली फ्री। तो तुम हमको पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल फ्रीडम देने का मतलब क्या है? क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो हमको तो खरीदने वाले हैं। तो ये बाबा साहब बोल रहे थे, लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट ने भी ये बाबा साहब ने जो बोला हुआ जो कल्चरल पॉलिटिक्स है इसको डेवलप नहीं किया, वो स्टैग्नेंट हुए। लेफ्ट का तो पैक ही था, वो कास्ट को भी नहीं समझ रहे थे, कल्चर को भी नहीं समझ रहे, और जितना समझ रहे थे वो उसका जो विकास करना चाहिए। समझो, मैं ये नहीं बोल रहा है कि लेफ्ट बैकल है, लेफ्ट बैकल नहीं है, वो सब समझ में आता है, लेकिन उनका एक सबकॉन्शियस जो है वो कास्ट के वजह से, ब्राह्मणिकल आउटलुक के वजह से उनको हिंड्रेंस है। तो ग्रास रूट पे नहीं समझ सकते क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर ब्राह्मणिकल। तो ब्राह्मणिकल सबकॉन्शियस होने की वजह से उनको भी बहुत प्रॉब्लम था। वो अप्रामाणिक थोड़े थे, वो इतने त्यागी लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, तो वो तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो व्याकल है, लेकिन वो सबकॉन्शियस का प्रॉब्लम है, सोशल रियलिटी समझ में। तो जो जानी नेनी का जो मुद्दा है वो नहीं, तो वो उसको वो नहीं समझा। और अम्बेडकर लोगों को वो कल्चरल पॉलिटिक्स को किस तरह से डेवलप करने का वो नहीं हुआ, क्योंकि वो पावर सीकर्स, क्योंकि अपवर्ड मोबिलिटी की वजह से पावर सीकर में गए, और उनको लगा कि सत्ता की चाबी मुझे दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। कांशीराम जी वही बोले। तो कांशीराम जी के साथ में मैंने जब भी बात किया ये सारी, तभी गदर और मैं दोनों मिले थे, और उसके बाद में मैं कांशीराम को दोबारा ग्लोबलाइजेशन के टाइम में मिला था। तो मैंने 2 बार कांशीराम जी को बोला कि द कल्चरल पॉलिटिक्स इज अ की इन इंडिया। दुनिया में तो है ही, लेकिन इंडिया में तो। वो बोले क्या होता है ये? मैं बोला तुम्हारा जिंदगी जो चलता है जानियो नेनियो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस चेंज नहीं होगा और पॉलिटिकल पावर हाथ में लोगे, तो ये देश में ब्राह्मणिकल लोग तो स्लीपर सेल है, अंदर बैठे, वो तुमको बोलेगे पावर लगाओ, करो राज के पावर करो, हम अंदर से तुमको देखते क्या करने का। वो अंदर है ना, पूरे सिस्टम के अंदर ये स्लीपर सेल है आरएसएस के, और वो कल्चरल पॉलिटिक्स करते हैं। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन में, मीडिया में, हर एक चीज में, फेस्टिवल क्रिएट करने वाले, खेल कूद, वो सब में। और वो नैरेटिव्स बनाते हैं, एक ही नैरेटिव्स बना के सब जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो बाबरी मस्जिद का जो हुआ था, मैंने साहब को बोला, कांशीराम साहब बहुत अच्छे थे, सुनने वाले थे। तो मैं बोला कि सर ये बोल रहे ना, इस सत्ता की चाबी मुझे दो, मैं पूरा बदल दूंगा। तो मायावती जी ये बनेंगी, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल चाबी से नहीं पॉलिटिकल पावर चाहिए। मैं पॉलिटिकल पावर के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं बोला संघ परिवार अपने खिलाफ में जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल, वो कल्चरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उन्होंने कल्चरल पॉलिटिक्स करके बाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद में पॉलिटिकल पावर हाथ में लिया है। करेक्ट। ये सिंपल, ये कोई सिंपल एनिमी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो इसके लिए लड़ने, तो ये कल्चरल पॉलिटिक्स की बात जो है मैंने उधर रखी। और तीसरी बात रखी कि गांधी आपको मालूम है, लेकिन आपको अंबेडकर मालूम नहीं है। मैं गांधी को कंडेम नहीं करता हूं, लेकिन गांधी जी की समझदारी
और बाबा साहब की समझदारी जो है अलग है। और अंबेडकर इज नाउ डेज ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, तो ये क्या क्यों हो रहे हैं, वो खासियत क्या है उनकी। तो मैंने वो भी बताया कि मैं बोला कि बुद्ध तो सब जानते हैं, लेकिन बुद्ध को पुनर्स्थापित करने वाले इंसान जो है बाबा साहब है इंडिया में और दुनिया में। तो वो मेरा भाषण जो सुन के पूरे यूरोप के जो लोग आए थे मेरे को बाद में आके मिले, बोले कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे क्या। तो मैं बोला मैं आएगा, लेकिन ये वीजा का लग रहा है। फिर से शर्मा मैम फोन करेगी। वो वीजा का बोला, नहीं बोले वीजा आपको ही करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर टोरिनो यूनिवर्सिटी से मेरे को मेरा बहुत पहले एक इटली की एक किसान की बेटी थी सारा करके, तो शी वॉज रिसर्चिंग इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसका जो कल्चरल क्या हुआ है इंडिया में वो मेरा नाम उसको मालूम पड़ा कि ये गाना। तो पहला उसने एक किताब लिखा था, उसने एक चैप्टर मेरे ऊपर लिखा था। अरे वाह। तो वो भी तो टोरिनो यूनिवर्सिटी में था, और टोरिनो से वो भी इधर भी आया। अरे बोले वो संभाजी भगत आपके बारे में सारा ने लिखा है। तो बोले हाँ। तो फिर टोरिनो यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमारे समर स्कूल में आ जाओ। मैं बोला आ जाता हूँ। फिर मैंने वापस वो चक्कर वीजा का वो किया। फिर जब वो टोरिनो में मालूम पड़ा, टोरिनो यूनिवर्सिटी में आने वाले करके मालूम पड़ा, तो फिर बाकी जो अमेरिका के यूनिवर्सिटी ये यूरोप के जो यूनिवर्सिटीज है सबने आपको बुलाया। हाँ, जैसे मिशिगन में मैं गया तो मिशिगन का सबको मालूम पड़ा, तो कोलंबिया में सब अमेरिका सब जगह गया। फिर यूरोप में मैं गया तो यूरोप का सब तो हो गया, तो यूरोप के भी सारे लोगों को मालूम पड़ गया। और एक अच्छी चीज अभी हो रही है, अंबेडकर सोसाइटी हर एक यूनिवर्सिटीज में बन रही है। हाँ, मैं देख रही हूँ। तो वो अंबेडकर सोसाइटी को मालूम पड़ा, तो हमारे बच्चे लोगों ने, वो तो जानते थे क्योंकि इंडिया से कितने बच्ची लड़कियां लड़के जो बचपन में मेरे को सुन के वो उधर गए, तो उनको जब मालूम पड़ा कि दादा आ रहे, तो मेरे को फोन पे फोन, दादा आप मैं बच्चा था, मैं माँ के गोद में था, तब मेरी माँ अम्बेडकर जयंती में लेके गई थी। बहुत सारी बच्चियां। मैं अमेरिका में गया तो मिशिगन में एक लड़की आई, पीएचडी कर रही है। लड़की आई, ओ इतनी खुश हो गई, वो मैं बैठा था, दादा तो किधर किया बेटा तू? बोले नागपुर के, बचपन में देखा था। बोले आपको मेरी माँ गाना गाती है आपका। तो वो उसको अभी तो उसने मेरे को बहुत सारे दलित लोग भी बहुत आए। टोरिनो में जाने की वजह से पूरा यूरोप और अमेरिका का सारा मतलब मैं 2 बार लंदन गया। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेजियन बोलो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड बोलो, हार्वर्ड, सोयास, ससेक्स, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, ये सारा यूनिवर्सिटी में मैं गया। और उधर अभी बच्चे लोग ये कल्चरल पॉलिटिक्स को लेके और ये अम्बेडकर गानों को लेके बहुत रिसर्च शुरू हो गया। अमेजिंग मतलब वो मैं सिर्फ गाना इधर गाने का काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये म्यूजिक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, ये कल्चरल पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है, ये मुद्दा सारे लोगों को चर्चा करने दो। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ क्या कल्चरल पॉलिटिक्स का? मैं कुछ बुक लिखा है क्या? मैं कोई प्रोफेसर हूँ क्या? मैंने कुछ किया, लेकिन मुझे वो अंदर से मालूम है। तो अभी वो सारी चीजें बहुत जोर शोर से बच्चे लोग स्टडी करना शुरू किए। तो ये एक इंटरनेशनल भी उसका एक असर इस तरह से। और खास बात यह है कि मैं उधर गया, लेकिन जो ब्राह्मणिकल फोर्स है, जो महाराष्ट्र मंडल है, जो आरएसएस के हाथ में है, एक ने भी मुझे पूछा नहीं कि आप आओ। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन महाराष्ट्र का हूँ, मराठी हूँ। तुम्हें महाराष्ट्रियन होते समय वो भी महाराष्ट्रियन है। They didn't call you at all. तो इधर का हिंदुस्तान टाइम्स में उसका एक बड़ा आर्टिकल ज्योति पुनवानी ने लिखा। शी वॉज देयर। मैं न्यूयॉर्क में इक्वलिटी लैब में परफॉर्म करने को गया, और ज्योति को मालूम पड़ा, तो ज्योति वॉज देयर।
बिकॉज उसका बच्चा उधर है, न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है, तो वो भी आया। तो शी केम एंड शी आस्क्ड मी, संभाजी महाराष्ट्र का जो मराठी लोग है इन लोगों ने तुमको बुलाया क्या? मैं बोला नहीं बुलाया, एक भी नहीं बुलाया, सब अम्बेडकर ने। मैं बोली मैं लिखने वाले, और फिर इधर आके उसने वो आर्टिकल लिखा। मेरा कहना यह है कि वो जो पोलराइजेशन है कास्ट का, वो स्टिल देयर। तो ये इंटरनेशनली काम, जलसा छोड़ के ये मैं काम कर रहा हूँ। That's excellent, sir. And I think आपके काम की वजह से ही इंटरनेशनली अभी अम्बेडकर का नाम इतना पॉपुलर। मेरे काम, मेरे से पहले भी लोग हैं, लेकिन आपका एफर्ट भी है, एफर्ट उसमें थोड़ा बहुत है, आपका भी है इसमें। बैक टू मुंबई, from traveling to US and America and Europe, back to Mumbai, 1997 में रमाबाई का गांव में जो मैसेकर हुआ था दलित लोगों के खिलाफ, और जिसमें विलास घोगरे ने अपना खुद का लाइफ ले लिया, उसके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली 97 में बॉर्न हुई थी, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता था कि इतना हॉरिबल मैसेकर हुआ था। मुझे 92 राइट्स के बारे में मालूम है, 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मालूम है, लेकिन इसके बारे में तो किसी ने मुझे नहीं बताया। तो ये जो मैसेकर है, ये शिवसेना और बीजेपी का राज था, और किसी ने तो भी बाबा साहब के पुतले को चप्पल का हार पहनाया, और सुबह सुबह जब लोग उठे और उन्होंने देखा तो दे फेल्ट वेरी बैड, एंड वो रास्ते पे आ गए डायरेक्ट। और वो मॉब रास्ते पे आ गया, तो फिर वो मनोहर कदम नाम का सुर्वे ने, मनोहर सुर्वे वॉज अ माफिया। मनोहर कदम इंस्पेक्टर था। उसने ऑर्डर दिया और 11 लोगों को मारा। तो आई थिंक दे वर यंग आल्सो, यंग बॉयज, बच्चे भी, छोटे बच्चे को भी मारा है। तो 11 लोगों को शूट किया वो लोग। बड़ा मैसेकर था, और मुझे जैसा मालूम पड़ा, तब मैं पढ़ा रहा था स्कूल में, तो मालूम पड़ा मुझे, तभी मैं पटक से उधर गया। तो वो 11 बॉडीज और औरतें बड़े पैमाने पे रो रही थी। अनंत पटवर्धन आए थे, वो मेरे दोस्त आए, तो आई मेट हिम देयर। सीमांतिनी और आनंद was there. They were, shooting that whole thing. सब लोग रो रहे थे, मैं भी कंट्रोल नहीं कर सका। और तभी ये विलास भी आके ये सब सारा चीज देखा, और वो तो शॉक में गया, बिकॉज ही वॉज सो सेंसिटिव पर्सन। बोला ये देश में जिंदा रहने का क्या मतलब है? कोई भी आता है गोली मारता है, बच्चे 11 साल का बच्चा का भेजा निकालता है गोली से, पैर पे नहीं गोली मारा है, भेजे में गोली मारा है, और बच्चा है, भेजा। तो बोला ये देश में कुछ होने वाला नहीं है, ये देश कभी भी सुधरेगा नहीं, कुछ भी करो, ये देश दुनिया का गंदा गटर है। अभी वो इतना बुरा उसको लगा। मुझे लगता है कि अभी देश का क्या है, सब समाज ऐसा ही है, इधर भी जाओ ऐसे ही लोग हैं। और डिजेनरेशन तो हुआ है ना, ह्यूमन रेस का तो पूरा डिजेनरेशन हुआ है। बट ही वाज वेरी मच शॉक्ड टू सी दैट स्मॉल बॉय वाज लाइंग देयर विदाउट उसका स्कल। ही couldn't handle it. और दूसरे दिन जाके 2-3 दिन में तो बाद में तो विलास एंड माई सेल्फ वी वर वर्किंग टुगेदर इन आवर नाट्य मंच। ही वाज, मरने के बाद में इंसान का याद बहुत आना, और उसके बारे में प्रेज तो होता है, लेकिन उस रियल सेंस में ही वॉज रियली ग्रेट राइटर, great lyricist, great singer, musician. We lost such a great person.
और वो लॉस मेरे लिए भी बहुत दुखद था। उसने लिखा मरते समय कि जय भीम लिखा और बोला जब तक यूनिटी और ये सब नहीं होता है, वो उसका ये था कि सब लोग इकट्ठा आके लड़ना चाहिए। हाँ। और मूवमेंट में वो एकता नहीं, वो एक बहुत बड़ा चीज, जैसे कि अभी मुनगेकर सर ने मुझे फोन किया था और वो बोले कि ऐसा कैसा, मतलब दो दो चीजें कैसे हो रही है, तो वो उसका इमोशन था। अभी इसके काम के बारे में तो उसने जो काम करके रखा है, वो आनंद पटवर्धन ने बहुत सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट्री जो है जय भीम कॉमरेड में लाया है। लेकिन वी लॉस्ट ज्वेल, या एंड यंग आल्सो, वेरी यंग पर्सन। या तो वो बहुत बुरा है। उसके गाने अभी भी गाए जाते हैं, उसके बच्चे हैं अभी, उनको भी बहुत हम चाहते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन वो गया। तो मूवमेंट का बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा, जैसे गदर के जाने से बड़ा लॉस है, वैसे उसके पहले विलास के जाने से बहुत बड़ा लॉस है। उसने, हम लोगों ने मिल के दोनों ने बहुत काम किया एक साथ में। तेलुगु गाने के हिंदी ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बहुत, गदर, मैं और वो विलास, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और अभी दोनों गए, मैं अकेला रह गया। तो गदर को लास्ट तक मैं जाके हैदराबाद में मिलता था। बहुत उथल पुथल जिंदगी में तो हर एक के होती है। तो गदर गया, उसके बाद में तो मैं बहुत दुख हुआ मुझे। विलास के बाद में, क्योंकि ये बहुत इंडिया के लिए, इंडिया के अनटचेबल मासेस के लिए ये बहुत बड़े लोग गुजर गए हैं। मतलब जैसे कि यूरोप में जो बड़े बीटल्स है, जॉन लेनिन है या माइकल जैक्सन, एक अलग चीज है, लेकिन उनका लॉस कैसा है ना, उतना बड़ा लॉस मुझे लगता है। गदर तो बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि आने वाले इतिहास में उसको लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे कबीर के दोहे आज तक मालूम है। अगले आने वाले जनरेशन विलास के और गदर के जो दोहे है, गाने हैं, दोहे नहीं गाने हैं, वो याद रखेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतने वैल्यूएबल है। लेकिन अगर सिस्टम ने दबाया और खत्म किया तो उनका नाम भी, किसका भी नाम नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी में हमारे इंडिया में आके, अनटचेबल में आके काम करके उनका काम भी नहीं बचा है, मार डाले। कुछ लोग जिंदे हैं, अगर जिंदा रहे तो वो लेवल के लोग थे, क्योंकि वो मेरे एक तो बड़ा भाई है, दोनों बड़ा भाई है। विलास मेरे से बड़ा था, गदर भी हो, और दोनों का एक छोटा भाई करके हम लोग काम करते थे। मूवमेंट सिर्फ नहीं, हमारी पर्सनल अटैचमेंट बहुत थी, मतलब पर्सनली भी दोस्त थे, सबके सब अनटचेबल थे, तो समझते थे, पूरा समझते थे। और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तीनों को भी ट्रेनिंग था। तो बहुत वैल्यूएबल चीजें वो लिखते थे। मैं मेरे हिसाब से लिखता था, गदर के हिसाब से प्लस। लेकिन वो जो असल बात है जमीन की, वो उनके साहित्य में है। अभी उनके क्या जो गाने बुक है, अभी गदर के स्टैचूज उधर अभी तेलंगाना में बना रहे, लेकिन उसके बुक्स और उसके गाने जो है वो अभी क्या मालूम उधर कौन सा सरकार क्या करने वाले। मुझे लगता है कि गदर के गाने सब जगह वो लोगों ने प्रकाशित करने चाहिए एज ए कल्चरल पॉलिटिक्स। आई होप सो। उनका क्या है, कांग्रेस है क्या, कौन है उधर अभी तेलंगाना में? हाँ, और तेलंगाना में जो है वो लोगों ने करना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कांग्रेस होने दो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सब सेम ही है ना, सब सेम है, उनका कल्चर भी वही एक ही है, अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट लोग है। और दूसरा चीज है कि उनको समझ में ही नहीं आता, वो पावर सीकर्स है ना, वो इन्वेस्टमेंट है उनका, उनको क्या लेन देन है लोगों का कॉन्शियसनेस बदलने का, क्या है उनको कुछ। वो बीजेपी जीता तो बीजेपी जाते हैं, वो कल बीजेपी में गए लोग उधर आएंगे, खरीदते हैं एक दूसरे को। तो वो पॉलिटिकल जो, मतलब हमारे फ्रीडम का जो अपेक्षा बाबा साहब ने की थी, ये सिस्टम में एक डेमोक्रेसी बनाएंगे तो मिनिमम चांस मिलेगा। लेकिन वो भी तो बोले थे कि
ये कुछ डेमोक्रेसी नहीं है, हम्म, ये फंसो मत। हम्म, लेकिन हमारे लीडर्स फंस गए हैं yeah, उसके अंदर। yeah, तो ये कांग्रेस बीजेपी अमुक तमुक, अभी ये कांग्रेस के लोग जो है बहुत बात कर रहे हैं, मिलते हैं। राहुल गांधी को मैं मिला तो वो भी मुझसे बोले कि उनके आपका पास प्लान भी नहीं है, कल्चरल कुछ पॉलिटिक्स नहीं के है। लिए वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को करना है। हाँ, इधर का जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष सबका हर्षवर्धन सबका सेंसिबल आदमी है, समझता है, लेकिन उसके हाथ में कितना रहेगा? नीचे तो पूरा सड़ा हुआ पार्टी है, ऊपर ये लोग जो अच्छे लोग हैं, हाँ, वो प्रियंका गांधी, हाँ, राहुल गांधी, लेकिन वो सब दिल्ली में बैठे हैं। उसकी माँ, हाँ, वो अच्छे लोग हैं, वो हाँ, मतलब पर्सनली वो गंदे नहीं है। हाँ, ऐसा जो उनको जो पोर्ट्रे किया है, पॉलिटिकली चलो हमारा डिफरेंसेस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको कुछ करना है, ये दिखता है। करेक्ट। इंदिरा गांधी जैसा अथॉरिटेरियन हिसाब नहीं है उनका। तो हाँ, तो दिस इज अ थिंग। उन लोगों का विचार बहुत ठीक रह सकता है, लेकिन नीचे अलाउड नहीं हो रहा है, वो ध्यान में रखना चाहिए। तो सर मेरा लास्ट सवाल है कि ये जो कल्चरल पॉलिटिक्स के बारे में आप बात कर रहे थे, आज के दिन में 21st सेंचुरी में क्या आपको लग रहा है कि द यंग पीपल और द न्यू पोएट्स जो है, नए लोकशाही जो है, उनको ये समझ में आ रहा है? एंड व्हाट डू यू थिंक आज का सीन कैसा है? ये जो आपका जनरेशन है 95 के बाद में जिनका जन्म हुआ है, इनका एक बहुत मतलब मेजोरिटी जो लोग हैं, वो उनका एक प्रॉब्लम है कि वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के एरा में जन्म हुआ है उनका, पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में जन्म हुआ है। तो उनका आइडियोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम है, उनको समझ में ही नहीं आता कि आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज होती है और आइडियोलॉजी से बदल आता है, उनको नहीं लगता है। उनको लगता है मार्केट से बदल आता है, मार्केट इज वेरी मच डोमिनेंट। तो उनको कोई दोष नहीं दे सकते हम लोग कि उनको समझता नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं समझता या हमको भी बहुत समझा है, ऐसा बात नहीं है। उनको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन हमारा और उनका बहुत फासला हो गया। इसके लिए मूवमेंट में हम जो बात कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को उतना समझता है कि ये लोग त्यागी लोग है, ये बहुत उसका दिल में है, लेकिन ये यड़ा है, इससे होगा नहीं। अच्छा, तो वो एक है, क्योंकि उनको मार्केट और टेक्नोलॉजी दो चीजें डोमिनेंट है, उनको आइडियोलॉजी का कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजी ही फाउंडेशन है ना कल्चरल पॉलिटिक्स की। हाँ, तो उसके लिए तो उनके तरफ कल्चरल पॉलिटिक्स नहीं जाता है। रूलिंग क्लास ने जो कल्चरल पॉलिटिक्स किया है उसके चक्कर में वो लोग आ गए, क्योंकि वो ही मार्केट और टेक्नोलॉजी को डोमिनेट करते हैं। तो उधर से वो उनका आता है। उनका दोष कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो चक्कर था, उसके बाद में 95 के बाद में तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, वो सब पोस्ट मॉडर्निस्ट फुको और ये सब लोग आए। और एक दूसरा चीज हुआ कि डिस्ट्रक्चरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम हुआ बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। Destructuralization of production system leads to destructuralization of society. It leads to destructuralization of family, and it leads to destructuralization of human being. The self. तो वो प्रॉब्लम नहीं। हमारे 95 के बाद भी जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट है, उन लोगों को खुन्नस भी आता है, लेकिन वो अपराइजिंग करते हैं। लेकिन वो अराजकता होती है ना, फिर एक अपराइजिंग होगा और फिर बाद में कुछ नहीं होगा। तो आइडियोलॉजिकल बेस के बिना लड़ाई नहीं कर सकते, वो भी कल्चरल पॉलिटिक्स के बेस के बिना लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये नए लोगों का प्रॉब्लम है। नए लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत। वो अगर उनको लाइन मिल गया आइडियोलॉजिकल, इस समाज को चेंज करने, दूसरा चीज है उनको लगता है कि समाज को क्यों चेंज करने का है, उधर ही तो मेन प्रॉब्लम है ना। मुझे सब कुछ तो अच्छे चल रहा है,
क्यों Sorry, चेंज sorry. करना है भाई, क्यों चेंज करना है, हाँ. क्या चेंज करके क्या मिलने वाला है। हम्म. जैसे कि अभी समझो मेरी बेटी है, हाँ. मेरे बेटी समझो वो पढ़ लिखी डॉक्टर है और वो WHO में काम करती है। Wow. हाँ, WHO में इंडिया की मेंटल हेल्थ की इंचार्ज है। Wow. या That's amazing. हाँ, तो मतलब मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट है, Hmm. इंचार्ज बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन तो वो उसके साथ में जब मैं चर्चा करता हूँ तो वो क्या बोलती है कि देख, तू एक तो थोड़ा येड़ा है ये दुनिया बदलने का ऐसा नहीं है। तुम बोलते कि आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर लोग आएंगे और लड़ाई करेंगे और लोगों को जिंदा रहना है तो मूवमेंट में काम करेंगे तो उनको पैसा मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तुम इंसानियत की पाठशाला शुरू करता है, बहुत तुम्हारा इंसानियत के बारे में बहुत अच्छा है, वो टिकने वाला नहीं है क्योंकि उसके पास में उसके अंदर कुछ नहीं है ना, क्यों अट्रैक्ट होगा लोग, आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है ये बोला। तो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि वो आज की परिस्थिति में बोलेगा तो वो बराबर है। हाँ. लेकिन लॉन्ग टर्म को देखा जाएगा तो इंसान के पूरे हिस्ट्री में ऐसे पीरियड्स आए ना, डंप हुआ है, Correct. इंसान डंप हुआ है, Correct. इंसान ने हाइड्रोजन बॉम्ब डाले हैं, Correct. पागल हुआ था ना हाइड्रोजन बॉम्ब डाले, अणु बॉम्ब डाले लोगों के ऊपर, तो ये क्या है। हाँ. तो उसके बाद में भी लोग उठ के वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बड़ा मूवमेंट हुआ है ना, देश स्वतंत्र हो गए, तो ये आइडियोलॉजी के बिना तो नहीं होता ना। तो ये जो जनरेशन है उसको समझ लेना चाहिए, उनको एक मतलब मैं पुरानी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर एक टाइम में मुक्ति की पुकार होती है, वो आज के टाइम में वो होगी लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही है और वो बुढ़े लोगों को नहीं समझेगा, ये यंग लोगों को समझेगा, तुमको समझेगा, तो वो सुनने की कोशिश, वो सेंसिटिविटी अगर बच गई तो ये सुनाई देगी। अभी मैं नहीं बोल रहा कि तर्क से कुछ लोग समझेगा, तर्क से भी समझेगा, लेकिन बेसिकली सेंसिटिविटी को खत्म किया है। मतलब मार्केट इतना खतरनाक है कि लोगों के आंसू बाजार में बेचने के लिए लाते हैं। हाँ, क्या बात है। तो ये लेवल पे जब मार्केट जाता है, कैपिटलिज्म ये लेवल पे गया है, तो वो सेंसिटिविटी किधर जिंदा रहेगी। तो जो एक पूरा नम हो गया, पूरा बधिर हो गए, देर हो गए, और उन लोगों को सिर्फ खाना पीना मिल रहा है लेकिन जिंदगी नहीं ना। तो वो सेंसिटिविटी अगर ये जनरेशन में कुछ जिंदा रहेगी या जिंदा होना शुरू हो गया तो वो लोग उनकी पुकार सुन सकते हैं और उनको समझ सकते हैं और ये चेंज कर सकते हैं। नया टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, नया टाइप का पॉलिटिक्स, नया टाइप का आइडियोलॉजी ये लोग निर्माण कर सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी शार्प, बट उनको वो सुनाई नहीं दे रहा है। वो जो पुकार है वो सुनाई देनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। बहुत खूब, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं, खाने के बिना मत जाओ।